हेलो फ्रेंड्स। हमने पिछले लेक्चर में ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स स्टार्ट किया था। उसी सीरीज को उसी लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए आज हम इलोंगेशन और टर्मिनेशन का पार्ट देखेंगे। इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन को आगे बढ़ाएंगे। देखो, पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि भाई यहाँ किस प्रकार से आरएनए पॉलीमरेज जो ये टाटा सीक्वेंस पर आके जुड़ता है, सभी कारक जुड़ जाते हैं, क्लोज कॉम्प्लेक्स देन ओपन कॉम्प्लेक्स, और उसके बाद एक 8 से 15-20 न्यूक्लियोटाइड लंबा एमआरएनए बनता है। उस एमआरएनए को हम एबॉर्टिव आरएनए एमआरएनए कहते हैं, उसका कोई रोल नहीं है। उसके बाद जब ये +1 पर आ जाता है तो फिर जो आरएनए पॉलीमरेज है वो अपना जो मेन एमआरएनए है उसका निर्माण शुरू कर देता है। उसके बाद हम अब पढ़ने वाले हैं इलोंगेशन। तो देखो, इलोंगेशन में क्या होता है। देखो, एक बार जब एमआरएनए का निर्माण शुरू हो जाता है तो फिर उसे अपनी स्पीड बढ़ानी होती है। स्पीड यानी कि एक बेसल लेवल का जो ट्रांसक्रिप्शन है उससे वो थोड़ा सा बढ़ता है। बेसल लेवल यानी जब उसकी रेट कम होती है, उसकी रेट कम होती है, दर कम होती है। तो अब हम पढ़ेंगे इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स में आज का हमारा टॉपिक रहेगा इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। तो देखिए, ये एक टर्मिनेशन में और इलोंगेशन में क्या होता है कि जैसे ये डीएनए की दोनों श्रृंखलाएं, यहाँ पर अपना आरएनए पॉलीमरेज जुड़ा हुआ है, ये यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज, ये इस आरएनए पॉलीमरेज की टेल, यहाँ पर सीरीन 2 है, ये सीरीन है, और यहाँ पर सीरीन 5 है। तो सीरीन 2 का फॉस्फोराइलेशन तो TF सेकंड H के द्वारा हो जाता है। अब बचा सीरीन 5। अब इसमें आपको 2 कारक देखने को मिलते हैं। एक तो है DSIF और इसके 2 भाग हैं, एक है HSPT4 और एक है HSPT5। ठीक, HSPT4 एंड HSPT5। तो ये DSIF कारक यहाँ पर आके इसके साथ जुड़ता है। यहाँ जुड़ने के बाद इसके पास एक साइट और होती है जहां पर एक फॉस्फेट समूह जुड़ेगा। अब देखिए, होता ये है कि HSPT4 और HSPT5 के काम क्या है। तो देखो, HSPT4 ये तो लॉक करता है, लॉक पॉलीमरेज विद डीएनए स्ट्रैंड, यानी कि डीएनए स्ट्रैंड के साथ इस पॉलीमरेज को लॉक करता है ताकि ये दूर ना हट जाए। दूसरा काम है HSPT5 का। तो HSPT5 जो है ये डीएनए को यानी कि अपस्ट्रीम डीएनए को एनील करता है। अनिल अपस्ट्रीम डीएनए, अनिल अपस्ट्रीम डीएनए, यानी कि जो ये पीछे की तरफ हम कह रहे हैं, आगे की तरफ जब ये जाएगा तो दिस इज द डाउन स्ट्रीम। पीछे की तरफ जो रह रहा है इसको हम कहेंगे अपस्ट्रीम। तो देखो, जब ये आगे की तरफ खोलते हुए जा रहा है तो पीछे की तरफ डीएनए खुला हुआ रहेगा। तो खुला हुआ तो क्या दोबारा से अनिल करने के लिए हमारे पास कारक है HSPT5।
तो HSPT4, HSPT5 ये दोनों DSIF के हिस्से होते हैं जो यहाँ पे जुड़ जाता है। तो ये दोनों काम करके चलता है। RNA पॉलीमरेज को लॉक रखता है और पीछे से जो डीएनए, आगे से जो डीएनए खुल रहा है उसको पीछे से वो जोड़ते हुए लाता है, अनिल करते हुए लाता है। अनिल मतलब जोड़ना होता है, दोनों श्रृंखलाओं के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स को बनाते हुए लाता है। इस तरह ऐसे वो आगे की तरफ खुलता हुआ जा रहा है, ये यहाँ पर जोड़ते हुए जाता है। अब एक कारक और है जिसका नाम है PTEFB। ये भाई एक CDK9 काइनेज है, CDK9 काइनेज है। तो CDK9 मतलब साइकिल इंडिपेंडेंट काइनेज है, इसका नाम है CDK9। ये क्या काम करता है? इसका एक ही काम होता है, फॉस्फेट देना। अब फॉस्फेट किसे देगा भाई? ये देखिए हमारे पास इस जगह पर जुड़ने के लिए दो जगह हैं, मतलब फॉस्फेट जुड़ने के लिए हमारे पास यहाँ दो जगह हैं। एक तो मैंने बताया भाई DSIF के पास भी एक फॉस्फेट जुड़ने की जगह है, और एक हमारा जो सीरीन 5 है उसके पास भी फॉस्फेट जुड़ने की जगह है। तो देखो ये फॉस्फोराइलेट करता है, फॉस्फोराइलेट कहाँ? DSIF एंड सीरीन 5, इनकी दोनों जगह पर सीरीन को भी फॉस्फेट जोड़ता है, यानी कि इस जगह पर भी ये फॉस्फेट जोड़ेगा और इस जगह पर भी ये फॉस्फेट जोड़ेगा। तो जब ये दोनों फॉस्फेट जुड़ जाते हैं, ये भी जुड़ जाता है और ये भी जुड़ जाता है, तो अब RNA पॉलीमरेज की जो गति है वो पहले की तुलना में कहीं ज्यादा हो जाती है, और जो RNA है वो इस श्रृंखला के अनुसार, यानी कि टेम्पलेट श्रृंखला के अनुसार बनता रहता है, ये चलता रहता है। ये दिस इज mRNA जो हमारा हेट्रोजीनस है, ये RNA पॉलीमरेज सेकंड, RNAP सेकंड, दिस इज DNA डाउनस्ट्रीम, दिस इज अपस्ट्रीम। तो ये अपना एक इलोंगेशन है। अब देखो यहाँ मैंने बताया था पहले कि फॉस्फेट का मतलब होता है वन टाइप एनर्जी, एनर्जी का एक प्रकार है फॉस्फेट। तो जब फॉस्फेट जुड़ जाता है तो इसका मतलब इसको एनर्जी मिल जाती है। तो जब एनर्जी मिल जाती है तो फिर ये दुगनी तिगनी गति से बढ़ने लगता है। तो अब ये क्या है कि जल्दी से जल्दी जो RNA के निर्माण के लिए ATP, UTP, CTP, GTP, ये जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं इनका ये लगातार उपयोग करता रहता है और बहुत तेजी से RNA का निर्माण करता है। अब बात है कि टर्मिनेशन कैसे होता है। ये तो हो गया इलोंगेशन की बात, इसमें केवल इतना ही है, इलोंगेशन ज्यादा नहीं है। अब बात आती है कि टर्मिनेशन कैसे होता है। देखो टर्मिनेशन यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर टर्मिनेशन का थोड़ा सा तरीका अलग है, प्रोकैरियोटिक की तरह नहीं है। वहां तो एक कारक था सिग्मा कारक, या फिर जो सीक्वेंस है RNA की उसी में अपने आप हो जाता है, इसको हम इंट्रिंसिक कहते हैं या रो इंडिपेंडेंट कहते हैं। लेकिन यहाँ पर ये दो कारकों पर डिपेंड करेगा, एक कारक है CPSF और एक कारक है CSTF। अब बात ये आती है कि ये कारक पर जुड़ेंगे कहाँ, मेन बात ये है। तो एक तो ये है कि जब RNA यानी कि जो DNA है, जीन है, DNA का जीन है, वो जीन जैसे यहाँ से स्टार्ट हुआ, इस जगह से समझो यहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो यहाँ से स्टार्ट होते होते वो यहाँ पर एंड होना है। उसके बाद फिर बीच में कुछ सीक्वेंसेस आएंगी और उसके बाद फिर वो दोबारा से स्टार्ट होगा। तो देखो मैंने बता दूं मैं आपको कि जब एक जीन, जैसे मान लो ये एक जीन है, यहाँ से स्टार्ट हुआ एक जीन, यहाँ से और यहाँ पर एंड हुआ, उसके बाद देखो यहाँ से यहाँ तक दूसरा जीन है, ठीक है। तो यहाँ बीच में कहीं पर, यहाँ हो या इधर उधर हो, कहीं पर इंसुलेटर सीक्वेंसेस पाई जाती हैं, इनको कहते हैं इंसुलेटर सीक्वेंसेस। यानी कि कभी कभार अगर मान लो ऐसा हो भी जाए कि टर्मिनेशन ना हो, तो क्या ये RNA पॉलीमरेज लगातार जीन का ट्रांसक्रिप्शन करता रहेगा, रुकेगा नहीं कभी। गलती से कभी मान लो ट्रांसक्रिप्शन नहीं रुके, यानी कि जो टर्मिनेशन सीक्वेंस को ना मिले या उस जगह पर DNA का जो RNA का निर्माण है वो ना रुके, तो क्या ये RNA पॉलीमरेज लगातार पूरे के पूरे जीन्स का, जितने भी जीन्स पाए जाते हैं उन सबका ट्रांसक्रिप्ट करता रहेगा?
नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि एक जीन और दूसरे जीन के बीच में कुछ इंसुलेटर सीक्वेंसेस होती हैं। इंसुलेटर सीक्वेंस पर जाकर के आरएनए पॉलीमरेज अपने आप हेल्प हो जाता है, रुक जाता है। जैसे ही हेल्प होगा वैसे ही आरएनए पॉलीमरेज यानी कि आरएनए का निर्माण अपने आप होता है। लेकिन इसके अलावा कुछ और सीक्वेंसेस भी हैं जो डाउन स्ट्रीम में पाई जाती हैं, ठीक है, जो डाउन स्ट्रीम में पाई जाती हैं। और वो डाउन स्ट्रीम में उस जगह पर आने के बाद तो निश्चित रूप से टर्मिनेशन होना ही है, ठीक है। तो देखिए टर्मिनेशन कैसे होता है ये देखिए। देखो ये अपना आरएनए बन रहा है इस तरह से। अब जिस जगह पर आरएनए का अंत होना है, जैसे मान लो सपोज यहाँ पर अंत होना है, इस जगह पर आके ये अंत होगा। तो डीएनए के अंदर ये श्रृंखलाएं कुछ इस तरह से पाई जाती हुई, जैसे टी टी ए टी टी टी, और कुछ आगे जाकर यहाँ पर ये ए ऑब्लिक सी ऑब्लिक ए, इस तरह से। फिर आगे और भी है इस तरह से। अब एक बात सोचो कि जब ये आरएनए पॉलीमरेज यहां पर आएगा, इस जगह पर आएगा, तो ये आरएनए पॉलीमरेज जब यहां पहुंच जाएगा तो ये आरएनए का निर्माण करेगा। मैं यहां पर बना रहा हूं, देखो ये बना दिया मैंने, ठीक है। तो यहां पर ये अपना आरएनए पॉलीमरेज है, ये आरएनए पॉलीमरेज यहां आ गया इस तरह से। ये इसकी पूछ है, पूछ। अब जब ये आरएनए पॉलीमरेज यहां पर आ जाता है तो ये आरएनए पॉलीमरेज इस जगह पर आने के बाद अब आरएनए श्रृंखला का निर्माण करेगा। तो ये अपना आरएनए बन रहा है इस तरह से। तो यहाँ है वही टी टी ए टी टी टी, तो इस जगह पर सीक्वेंस कौन सी हो जाएगी? ए यू ए, और आगे जाके क्या हो जाएगा? यू ऑब्लिक जी यू, यही श्रृंखला होगी। ये डीएनए के अंदर है, लेकिन जब ये आरएनए बनेगी तो फिर ये श्रृंखला इस तरह से बदल जाएगी, ठीक है, बदलेगी। तो टर्मिनेशन उसी जगह पर होगा, इसको हम कहते हैं टर्मिनेशन सीक्वेंस या टर्मिनेशन संकेत। इस जगह पर जाकर को तो टर्मिनेशन होगा ही। तो वो जो दो कारक है जो मैं बता रहा था आपको, वो दोनों कारक इसी जगह पर आकर के बाइंड होंगे जहां पर ये सीक्वेंस इनको मिलेगी। लेकिन उससे पहले जिस जगह पर इस आरएनए पॉलीमरेज को लगता है भाई अब वो अंत होने वाला है, तो उससे पहले आरएनए पॉलीमरेज की जो स्पीड है उसको कम किया जाता है। तो मैंने बताया था फॉस्फेट हम दे रहे हैं तब तो इसका धक्का लग रहा है, मतलब बढ़ रहा है, और जब फॉस्फेट को निकाल लेंगे तो फिर इसकी स्पीड कम हो जाती है। तो यहाँ पर दो कारक है इस काम को करने के लिए, दो कारक और हैं। एक कारक है जिसका नाम है NELF, एक कारक तो ये है, और एक होता है 7SK SNRNP, 7SK SNRNP, ये दो कारक है भाई। इन दोनों कारकों के कारण आरएनए पॉलीमरेज की स्पीड कम हो जाती है। तो 7SK RNP का काम होता है रिमूव करना किसी PTEFB को, रिमूव PTEFB को रिमूव करना। यानी कि ये समझिए आप कि जो PTEFB है वो यहां पर बैठा हुआ है इस तरह से, ये PTEFB है। तो ये 7SK RNP आता है
ये C1S के RNP है, सपोज मान लो ये C1S के RNP है, तो ये इसको वापस ले जाता है, मतलब पकड़ ले जाता है। चल क्या क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, कोई काम नहीं, ठीक है, पकड़ ले जाता है। अब बचा काम किसका, NELF का। कह रहा है कि तू यहाँ से चल, या कोई और आने वाला है। अब NELP ये एक सीरीन 5 PPP पेज होता है, पी पेज, SER सीरीन 5 पी पेज, यानी कि इसका काम है कि सीरीन 5 पर जो फॉस्फेट लगा हुआ है इसको तो यहाँ से ले ही जाता है, ये ले गया, खत्म कर दिया इसने इसको। अब जब इसको ले जाता है तो अब बचा हुआ ये सीरीन 5 पी पेज, ये क्या करता है, जो फॉस्फेट जुड़ा हुआ है सीरीन 5 पर इसको हटा देता है, ये हटा दिया। और ये जो NELF है ये इसके साथ जुड़ जाता है, यानी कि इसके साथ, जब ये इसके साथ जुड़ जाता है तो इसकी गति को ये रोक देता है, इसकी गति को ये रोक देता है, यानी कि इसमें दोनों काम करने की क्षमता होती है। ये NELF सीरीन से भी फॉस्फेट हटाता है और इस जगह से भी फॉस्फेट को हटाता है। अब यानी कि एक बात समझिए कि जो C1S के जो PTFB, जब PTFB यहाँ से हट गया तो समझो कि यहाँ से फॉस्फेट चला गया, ठीक है। अब बचा NELF जब यहाँ जुड़ जाएगा तो इसको ये रोकेगा पकड़ के, रुक कहाँ भाग रहा है, तो दोनों यहाँ पर काम करते हैं। NELF ये यहाँ जुड़ता है, ठीक है, और सीरीन 5 के फॉस्फेट हटाता है, और C1S के RNP जो है वो PTFB को रिमूव करता है। तो कुल मिलाकर के जो फॉस्फेट हमने जोड़ा था, किसने जोड़ा था, इन दोनों ने, DSIF ने और PTFB ने, यानी कि PTFB ने जोड़ा था इस पर और इस जगह पर। इस दोनों को हटाने के बाद अब ये अपने बेसल लेवल से धीरे धीरे चलने लगता है जैसे अंत आता है। अब दो कारक जिनका नाम है CPSF एंड CSTF, जिनको हम टर्मिनेशन फैक्टर भी कहते हैं, नाम है CPSF और CSTF, ये दो कारक हैं। इसका नाम है क्लीवेज एंड पॉलीएडिनाइजेशन स्पेसिफिसिटी या स्पेसिफिक फैक्टर, एक तो ये है। दूसरा है क्लीवेज स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स, एक ये है। दो कारक हैं यहाँ पर, जो टर्मिनेशन होता है वो इन दो कारकों के अनुसार या दो कारकों के आधार पर होता है। तो ये क्या करते हैं, ये दोनों कारक जो है वो इस सीक्वेंस को पहचानते हैं। मैंने पहले बताया था कि जब ये NELF और C1S के RNP अपना काम कर देते हैं तो उसके बाद फिर ये दोनों आते हैं, तो ये दोनों इन जगहों पर जुड़ते हैं। तो सबसे पहले जो ये अपना ये RNA यहाँ पर चल रहा है, तो मैं इस RNA को थोड़ा सा खोल के ले लेता हूँ, इस डायग्राम से बाहर निकाल लेते हैं इस RNA को, और ये RNA अपना ऐसा होता है, देखिए जरा, यहाँ पर है 5 प्राइम, तो 5 प्राइम से ये चला, इस जगह पर सीक्वेंस कौन सी आएगी, AAU, AAA, और उसके बाद U और GU, ये सीक्वेंस होती है RNA, ये mRNA है, mRNA, ठीक है। तो अब ये जो अपना CPSF और CSTF है, ये इन सीक्वेंस को पहचानते, समझो ये भाई अपने CPSF है, और इसी जगह पर यहाँ इसके बिल्कुल साइड में इस जगह पर ये CSTF है। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं और थोड़ा डिटेल में जाना चाहेंगे, तो CPSF जो है उसकी दो यूनिट होती है। अगर हम इसकी बात करते हैं, क्लीवेज, ये लिख लिया होगा आपने, क्लीवेज एंड पॉलीएडिनाइजेशन स्पेसिफिक फैक्टर,
एंड क्लीवेज स्टिमुलेटिंग फैक्टर, इन दोनों को हम डिलीट कर देते हैं इस तरह से। अब हम देखते हैं कि CPSF की खुद की भी दो यूनिट है, एक तो है CPSF 160 और एक है CPSF 73। तो एक तो है इसकी CPSF 160 और एक है CPSF 73। ये दो यूनिट इसकी होती है, दोनों यूनिट के काम अलग अलग हैं। तो सबसे पहले ये क्या करती है, ये रिकॉग्नाइज AAU AAA, देखिए अब आपको पता चल जाएगा कि CPSF किस तरह से काम करता है। इसकी दो यूनिट है, एक CPSF 160 जो रिकॉग्नाइज करती है इस सीक्वेंस को, और एक है CPSF 73, इसकी हाइड्रोलाइटिक एक्टिविटी होती है। हाइड्रोलाइटिक एक्टिविटी है, हाइड्रोलाइटिक एक्टिविटी का मतलब है ये कहीं ना कहीं पर बंद को तोड़ेगा, ठीक है, ये कहीं ना कहीं पर बंद को तोड़ेगा। तो ये CSTF का तो यही काम है, क्लीवेज स्टिमुलेटिंग फैक्टर। तो इसकी वजह से तो ये इसको पहचान के हो जाता है, जैसे ये जुड़ता है तुरंत ही यहाँ जुड़ जाता है, ठीक है। अब CPSF 73 की जो हाइड्रोलाइटिक एक्टिविटी है उसकी वजह से जो RNA की श्रृंखला है वो यहाँ से कट जाती है। तो अब जो अपना RNA बनता है वो RNA इस प्रकार है, देखिए जो अपना RNA बनता है वो यहाँ पर इस प्रकार से बनेगा, दिस इज 3', दिस इज 5', ये mRNA, ठीक है, उधर से कर गया। अब एक चीज और है कि अभी भी RNA पॉलीमरेज जो है वो बेसल लेवल से RNA का निर्माण किए जा रहा है, उसने बंद नहीं किया अभी, ठीक है। इसमें हम देखते हैं अभी, एक सेकंड रुकिए, नया डायग्राम बनाते हैं, या इसी में लेते हैं मान लो कि यहाँ से मान लो हमने RNA काट दिया, तो यहाँ से इसे RNA काटा था, जैसे मान लो यहाँ लेते हैं, जैसे ये RNA पॉलीमरेज है, ये RNA पॉलीमरेज चल रहा है, ठीक है। अब इस जगह से अगर हम देखें तो भाई हमने जो RNA काट दिया था वो तो यहाँ आ गया, ये आ गया, ठीक है, इस जगह से जो हमने काटा था RNA वो तो यहाँ आ गया। अभी भी इस जगह पर जो बचा हुआ RNA है, तो यहाँ से काटा है ना हमने, यहाँ से काटा है ना, तो ये बचा हुआ RNA है, ये बचा हुआ RNA बचा हुआ RNA, तो ये बचा हुआ RNA जो है इसका क्या होगा, इसका क्या होगा। तो देखो हमारे पास कुछ अलग से प्रोटीन होते हैं, इसमें नाम है XRN और XEN2, ये दो प्रोटीन्स हैं। तो ये दो प्रोटीन्स यहाँ पर आते हैं और ये जो RNA बचा हुआ है इसको यहाँ से तोड़ देते हैं, बिल्कुल तोड़ देते हैं, ठीक है। देखो एक बात बताता हूँ मैं आपको, थोड़ा सा और आगे जब हम पढ़ेंगे अभी तो आगे, कि ये क्यों टूटता है, ये तो पहले से भी होते हैं भाई। साइटोप्लाज्म, अगर आप थोड़ा गौर करेंगे बात पर, तो साइटोप्लाज्म में ये XRN और XCN2 तो पहले भी थे, तब तो इन्होंने RNA को नहीं तोड़ा, जब तो ये RNA बन गया, लेकिन इसी को क्यों तोड़ा, सवाल सही है। इसको इसलिए तोड़ते हैं कि जैसे ही इनमें यूकैरियोटिक सेल में जैसे ही RNA का निर्माण शुरू होता है वैसे ही इसके 5' सिरे पर ये 5' सिरा है, तो इसके 5' सिरे पर एक 7-मिथाइल ग्वानोसिन जुड़ता है, जिसे हम RNA 5' कैपिंग कहते हैं, ठीक है। तो वो 5' सिरे पर जो 7-मिथाइल ग्वानोसिन जो जुड़ता है इसको हम कैप कहते हैं। इस कैप की वजह से XRN और XCN2 ये प्रोटीन यहाँ पर काम नहीं करते हैं। लेकिन जब हमने इसको यहाँ से काट दिया तो इसके पास कोई कैप नहीं है, इसलिए ये दोनों प्रोटीन आसानी से इसको यहाँ से तोड़ देते हैं। यानी कि अब जितना भी RNA पॉलीमरेज बनाएगा उस पूरे के पूरे RNA को ये यहाँ से तोड़ दे रहे हैं, क्योंकि अब उस RNA का कोई काम नहीं है। तो इस प्रकार से
यूकैरियोटिक सेल के अंदर mRNA का निर्माण होता है। अभी जो mRNA ये बना है, इस mRNA को हम कहते हैं हेटेरोजीनस mRNA, हेटेरोजीनस mRNA, या इसको हम शॉर्ट में HN mRNA भी कहते हैं, HN mRNA। यह mRNA प्रोटीन सिंथेसिस में काम में नहीं आएगा, अभी इसकी प्रोसेसिंग होगी। तो देखो इसमें ये जो 5 days कैपिंग, यानी कि देखो बात ये है कि जब ट्रांसक्रिप्शन चल रहा होता है उसी दौरान, ट्रांसक्रिप्शन जब चल रहा है उसी दौरान मैंने बताया कि 5 days कैपिंग हो जाती है। क्यों हो जाती है? नहीं तो ये काट देंगे, ये जरूरी है, ये जरूरी है। अगर इसकी 5 days कैपिंग नहीं होगी तो ये इसको काटेंगे, मैंने जिक्र किया था। दूसरा जो इसका प्रोसेसिंग है उसमें आता है 3 days पॉलीएडिनाइजेशन। तो देखो जैसे हमने यहाँ पर आरएनए को काटा, इस जगह पर यहाँ से काटा है, तो इस जगह से आगे 3 days सिरे पर लगभग 100 से 200 की संख्या में ए की लंबी संख्या जुड़ती है, जिसको हम कहते हैं पॉलीएडिनाइजेशन। तो 5 days पर हमेशा कैपिंग होती है और 3 days पर हमेशा पॉलीएडिनाइजेशन। पॉलीएडिनाइजेशन यानी कि पॉली बहुत सारे एडेनिन जुड़ जाते हैं, तो बहुत सारे एडेनिन यहाँ पर जुड़ जाते हैं, दिस इज पॉलीएडिनाइजेशन। 3 days पर पॉलीएडिनाइजेशन होता है, 5 days पर 5 days कैपिंग होती है, जिसमें जुड़ता है 7 मिथाइल ग्वानोसिन। ये इनको हम अलग अलग समझेंगे, ठीक है। और एक अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हिस्टोजीनस mRNA के अंदर मैंने शुरू में जिक्र किया था, जब इस चीज को देखने के लिए आपको मेरा पहला लेक्चर देखना पड़ेगा, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन बताया था कि इसमें जो हेटेरोजीनस mRNA बनता है, इसके अंदर दोनों तरह की सीक्वेंसेस हैं, एक्सॉन भी है, इंट्रॉन भी है। एक्सॉन वो सीक्वेंस है जो प्रोटीन का निर्माण करेंगी, कोडिंग सीक्वेंस है। इंट्रॉन वो सीक्वेंस है जो प्रोटीन का निर्माण नहीं करेंगी, नॉन कोडिंग सीक्वेंस है, ठीक है। तो हम जब इसकी प्रोसेसिंग करते हैं तो नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस को बाहर करते हैं और कोडिंग सीक्वेंसेस को आपस में जोड़ते हैं। इस क्रिया को हम कहते हैं स्प्लाइसिंग। तो यहाँ पर अगले जो लेक्चर है उसमें आएगा mRNA प्रोसेसिंग, जिसमें 3 क्रियाएं आपको देखने को मिलेंगी। पहली है 5 days कैपिंग, 3 days पॉलीएडिनाइजेशन, 3rd है स्प्लाइसिंग। आज के लेक्चर में इतना ही। मेरे लेक्चर को देखिए, समझिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।